बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत को ले डूबेगा या अपोजिशन की ख्वाहिशों पर पानी फिर जाएगा। मंगल को अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज कर रही है। हुकूमत ने अपोजिशन को रेड जोन यानी हसास इलाके में दाखिले की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। हुक्मरान जमात के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस एक तवील अरसे से इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन कमीशन से इस केस का जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा कर रही है। अपोजिशन रेड जोन के अंदर अगर बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो गई तो उससे हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को एहतजाज की इजाजत देने का मकसद यही लगता है कि हुकूमत यह देखना चाहती है कि अपोजिशन में कितना दम हम है। हुक्मरान जमात का ख्याल था कि पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगी, पावर शो करेगी, उसके बाद मामला टाए टाए फिश हो जाएगा। लेकिन पीडीएम ने मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों, जलसों और मुजाहरों के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पीडीएम की क़यादत 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च में भी शिरकत करेगी। 5 फरवरी को रावलपिंडी में बड़ा जलसा करने का ऐलान किया गया है। ये वही रावलपिंडी है जिसके बारे में कहा गया था कि अगर अपोजिशन आई तो उनकी चाय पानी से तवाजा की जाएगी। 9 फरवरी को हैदराबाद में जलसे आम का ऐलान किया गया, जिससे लगता यूं है कि अपोजिशन ने एग्रेसिव मूड इख्तियार किया है और खान साहब की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। फॉरेन फंडिंग केस वो केस है जो तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर ने अपनी जमात में यानी अपनी जमात के खिलाफ दायर कर रखा है और पिछले 6 साल से यह केस चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने हुक्मरान जमात इस बात का एतराफ कर चुकी है कि उनकी जमात को फॉरेन फंडिंग होती रही है। हुक्मरान जमात ने पिछले 6 साल से इस केस का फैसला आने में कई बार रुकावटें पैदा की, अदालतों से स्टे ऑर्डर लिए और स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की कोशिश की। इस केस का फैसला सुनाने में रुकावटें पैदा की गई। 2019 में हुक्मरान जमात ने अपने सियासी मुखालफिन पर उसी इल्जाम के तहत जो खुद उनकी अपनी जमात पे है यानी फॉरेन फंडिंग या बैरूनी फंडिंग, उसका इल्जाम आयद करके इलेक्शन कमीशन में केस दायर कर रखा है। अब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कब आता है, जल्द आएगा या देर से आएगा, और क्या इस केस का फैसला हुकूमत के खिलाफ आएगा और उसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, ये वो एक्सपेक्टेशन है जो अपोजिशन कर रही है, जिसकी तवक्को लगाई बैठी है कि 2018 का इलेक्शन कालअदम करार दिया जाएगा और ये साल इलेक्शन का साल होगा। कानूनी माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर मेरिट पे फैसला हुआ तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, उसके नतीजे में खान साहब को इख्तियार छोड़ना पड़ेगा और मामला नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि सारी तवक्कुआत धरी की धरी रह जाए, अपोजिशन को पुरानी तनख्वाह पर काम करना पड़े, यानी मामला एहतजाजी मुजाहरों, धरनों और असम्बलियों से इस्तीफों की तरफ जाएगा। तो मुझे यूं लगता है कि अपोजिशन ने इन्हीं खदशात के पेश नजर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने से पहले ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक के अगले शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तो पीडीएम ने खान साहब को हुकूमत छोड़ने के लिए जो डेडलाइन दे रखी है वो 31 जनवरी की है, जिसमें चंद ही रोज बाकी रह गई है। अगर खान साहब इस्तीफा नहीं देते या हुकूमत कायम रहती है तो फिर अपोजिशन 31 जनवरी के बाद एक और लाएअमल का ऐलान करेगी, लेकिन उससे पहले ही 5 फरवरी और 8 फरवरी के जलसों का भी ऐलान कर दिया गया। तो अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने इजलास के अहम फैसलों का ऐलान किया कि कल पीडीएम की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसका मरकजी मुलजिम इमरान अहमद न्याजी है। करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर पार्टी के नाम पर इकट्ठे किए और हुंडी और दीगर ज़राए से मुल्क में मंगवाकर सियासी इंतशार और इलेक्शन में धांधली के लिए इस्तेमाल किया। इमरान न्याजी ने मदर ऑफ एनआरओ लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया
और चंदों के नाम पर हासिल किए जाने वाले फंड्स को गैर कानूनी तौर पर खुफिया अकाउंट्स के ज़रिए ज़ाती कारोबार और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही। 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च में पीडीएम की क़यादत शिरकत करेगी। 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा, लेकिन साथ साथ एक बड़ा जलसा रावलपिंडी में लियाकत। 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोधा में और 27 फरवरी को खुजदार में बहुत बड़ा इज्तिमा और बहुत बड़ी रैली मुनक़द की जाएगी। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और ये पीडीएम की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख का। तो पीडीएम कल फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रही है। इसके अलावा जलसे जुलूसों का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया है और दूसरी तरफ हुकूमत भी तैयारियां कर रही है कि अपोजिशन को किस तरह रोका जाए। आज हुकूमती तर्जमानों का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत और उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जमानों को एक नई लाइन दी। तो शेर रशीद ने भी प्रेस ब्रीफिंग में इजलास के बाद जो है वो बताया कि किस तरह हुकूमत अपोजिशन की इस तहरीक से निपटने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है। पीडीएम के लोगों को ये कह रहा हूं कि पहली दफा पाकिस्तान में आपको रेड जोन में आने की इजाजत मिल रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट के एहतराम को भी मलूज़े खातर रखना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस और सेक्रेटेरिएट के एहतराम को भी मलूज़े खातर रखना है, और हम इसके बावजूद आपको इजाज़त दे रहे हैं इस शर्त के साथ। मैं डराना नहीं चाहता कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद हाई अलर्ट है 15 दिसंबर से। 7 मरतबा रावलपिंडी और इस्लामाबाद का 15 दिसंबर से हाई अलर्ट जारी हो चुका है। बड़े शौक से आए, मैं डरा नहीं रहा। और ये सेनेट में भी आप देखें, सेनेट में भी आप देखें कि ये पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये इस्तीफे भी नहीं देंगे। अगर बच्चे लाए गए तो शेख रशीद अल ऐलान ये कहता है कि अगर मदरसों के बच्चे लाए गए तो कानून हरकत में आएगा, बेशक चंद दिनों बाद आए। तो हुकूमत ने अपोजिशन को ये धमकी लगाई कि अगर मदरसे के बच्चे आए तो मदरसों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कहते हैं ना 2014 में जब खान साहब और शेर रशीद भी साथ थे, उनके मौलाना तारुल काज़ी भी साथ थे, तो उस वक्त धरने में जो लोग शरीक थे उनमें ज्यादातर तादाद मदरसों के बच्चों की थी। आज जो खान साहब ने मेडिसिन उस वक्त की हुकूमत को दी थी, आज उन्हें वापस मिलने जा रही है। तो अब शेख साहब जो डंडा लेके खड़े हो गए कि मदरसे के बच्चे आए तो मदारस के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उन्होंने मदारस को बाज़ाब्ता तौर पर एक धमकी दी है। तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करें तो अब ये केस हकीकत है या अफसाना, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और इलेक्शन कमीशन क्या फैसला कर सकता है इसका अक्लमंद लोगों को बहुत हद तक अंदाजा भी है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन जमातें ये आस लगाए बैठी है कि शायद लॉटरी निकल आए, कोई मौजूदा हो जाए, जिसकी कम अज कम मुझे इन हालात में कोई तवक्को नहीं है। और ये बात अपोजिशन भी अच्छी तरह जानती है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। जब तक खान साहब को उनकी सपोर्ट हासिल है, जिनका ये दावा है कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कारोबार सल्तनत अब भी उन्हीं के गिर्द घूम रहा है। और जमहूरियत की खूबी यही होती है कि ना कोई मैदान खाली छोड़ा जाता है, ना कोई मौका हाथ से खाली जाने दिया जाता है, और शिकस्त के खदशात के पेश नजर कोई भी जो है वो फाइट वो अधूरी नहीं छोड़ी जाती। तो मेरा गुमान ही है कि फॉरेन फंडिंग केस पर बात खत्म नहीं होनी। फॉरेन फंडिंग केस से आगे और भी कई ऐसे दरिया है जो अभी अबूर करना बाकी है। तो एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस का मामला जारी है और दूसरी तरफ एक और केस है जिसका नाम ब्रॉडशीट केस है। ब्रॉडशीट केस के फैसले में सालसी अदालत ने तमाम तर जिम्मेदारी नैब पर डाल दी है। लंदन की अदालत के मुताबिक नैब ने जानबूझकर ब्रॉडशीट को माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फैसले में लिखा गया है कि गलत फरीक से तस्वीर का मुआहदा करके $1.5 बिलियन अदा किए गए,
जिससे असल कंपनी को नुकसान पहुंचा। असल कंपनी कोई और थी, जिसका मतलब यह समझा जा सकता है कि ब्रॉडशीट दरअसल फ्रॉड शीट है और हमने अरबों रुपए हर्जाने की बद में उसे अदा कर दिए। और हालत यह है कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में हुकूमत इस कंपनी से मजीद मुआहदे करने की कोशिश में लगी हुई थी और कमीशन तक तय किए जा रहे थे। लेकिन अब जब पानी सर से गुजर चुका है और हुकूमत ने जी भरकर इसमें इज्जत अफजाई करा ली है, लंदन की अदालत का फैसला भी आ चुका है और खान साहब ने $1 अरब की ट्रांजैक्शन का तस्करा करके एम्बैरेसमेंट से भी वो दो चार हो चुके हैं। तो अब इसकी तहकीकात करने का फैसला किया गया है, यानी सांप पूरे का पूरा निकल गया है और अब लकीर पीटने की बारी आ गई है। तो ब्रॉडशीट केस में कोई माने या ना माने, लेकिन हुकूमत की बुरी तरह सुबकी हुई है और हुकूमती वज़रा लाखों वजाहतें देते फिरे कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा उन्होंने नहीं किया बल्कि मुशर्रफ ने किया था। लेकिन लंदन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक नैब ने यह जानते हुए भी कि ब्रॉडशीट कंपनी को 700 की रिकवरी का कोई तजर्बा नहीं था, फिर भी उस कंपनी से मुआहिदा किया। और ये वो कंपनी है जो मुआहिदे से सिर्फ एक माह कबल ही बारज़े वजूद में आई थी, यानी कंपनी भी जाली और रिकवरी भी जाली। और सोने पे सुहागा, ये जो असल शिकवा है वो ये है कि खान साहब की हुकूमत जुर्माना अदा करने पर तैयार कैसे हो गई, इस कंपनी से दोबारा मुआहिदा करने की कोशिश क्यों की गई। चले इस बात को मान लेते हैं कि ब्रॉडशीट के साथ खान साहब की हुकूमत ने कोई मुआहिदा नहीं किया था। यह मुआहिदा बहुत पुराना था जो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने किया था और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुआहिदा खत्म भी कर दिया गया था। लेकिन इस मुआहिदे में जो शराइत शामिल थी वो इतनी सख्त थी जो शायद किसी के निकाह में भी नहीं होती। इस मुआहिदे के मुताबिक मुआहिदा खत्म ही नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस हुकूमत ने वो मुआहिदा खत्म कर दिया। खान साहब ने इस कंपनी के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने की कोशिश की और वो बैकफायर हो गया। तो खान साहब के फैन फॉलोअर जो शोर मचा रहे हैं, जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये मामला क्या है, उनका शिकवा ये कि मुआहिदा तो मुशर्रफ दौर में हुआ था, तो मौजूदा हुकूमत को क्या कसूर है। तो मौजूदा हुकूमत का कसूर ये है कि इसने एक जाली कंपनी को एक भारी अदायगी करने की हामी ना भरी बल्कि वो पेमेंट भी कर दी गई। तो अब हालत यह है कि नानी ने व्याह कीता पैड़ा कीता और करके चढ़िया होर पैड़ा किया। अब उसकी तहकीकात करने चल पड़े उस वक्त जबकि वो सारी के सारी लंदन हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है। तो आज वजीर आज़म ने मंजूरी दे दी है, बल्कि वकला से कहा गया जी कि हमें इजाजत दे, हम ये फैसला पब्लिक कर देते। तो फैसला तो पब्लिक हो चुका है, सबको पता लग गया कि इसमें क्या हुआ है। जो असल मसला है वो ये है कि हुकूमत ने इस मामले में अवाम को अंधेरे में रखा, लाइल में रखा और फिर खास हमने इतनी बड़ी रकम जो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं से अदा की गई है, या तो ये टैक्स पेयर का पैसा है या फिर डेवलपमेंट फंड की रकम है या फिर ये कोई और रकम है जो बाकायदा काबीना के जरिए इसकी मंजूरी दी गई और फिर ये पैसा कौंसल खाने के अकाउंट में मुंतकिल हुआ। और हमारी बेबसी का ये आलम है कि कौंसल खाने के सॉवरन अकाउंट को जो है उसमें से रकम जब्त कर ली गई, यानी जिसमें रकम जब्त करने का कोई लॉ ही नहीं है और कोई भी कौंसल खाना उस मुल्क का कानून लागू नहीं होता। तो ये सारे काम मौजूदा दौरे हुकूमत में हुए हैं। तो ये सारा मामला जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत पर क्रिटिसिज्म हो रही है और सोने पे सुहागा ये कि इस जाली कंपनी की जालसाजी फैसले में लिखी हुई है और हम उस कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। तो ब्रॉडशीट के साथ खान साहब ने मुआहिदा नहीं किया था, मगर जो असल मामला था कि नवाज शरीफ का फ्लैट अटैच करा ले और उसको जब्त कर लेती, मशवरा तो खान साहब की हुकूमत और उनके लोगों ने दिया था। अब ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही कि हम बड़े मजलूम हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, कसूर पिछली हुकूमतों का था और जिन हुकूमतों का था उसका नाम नहीं लेते, बल्कि कहते हैं नवाज शरीफ दौरा हुकूमत में ये हुआ, पीपल पार्टी दौरा हुकूमत में। ये मामला मुशर्रफ हुकूमत में था, मुशर्रफ हुकूमत से शुरू हुआ, उसी में खत्म हुआ और ये दोबारा मामला 2016 में आया जिस पे केस हुआ, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उस केस को परसू नहीं किया। तो अब शहजाद अकबर साहब जो है वजाहतें देते फिरते हैं कि ये तो पिछली हुकूमतों का कसूर है। दिल दुखता है कि एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म साहब ने जिस कमेटी के जिम्मे लगाया था उनको भी आज वज़ीर आज़म साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि 48 आवर्स के अंदर आपने अपनी सिफारिशात देनी है ताकि उसके ऊपर अगला लाया अमल बनाया जा सके। तो वो जो प्रोब वाली कमेटी है जो कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी होगी, वो यही बताएगी कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एग्रीमेंट हुआ, जिसने एग्रीमेंट किया क्या उसने पाकिस्तान के मफाद देखे। नैब इस वक्त बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है और उसकी लीडरशिप बड़ी
फ़हाल काम कर रही है और उसकी वाज़े मिसाल आप कंपैरिजन देख लें, रिकवरीज का इन 2 सालों में देख लें और पिछले 10 सालों में। तो ये वो हुकूमत है जो पिछले 2.5 साल से दावे कर रही है कि हम एहतसाब कर रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल दुखता है, एहतसाब होता नजर नहीं आता। तो एहतसाब क्या किसी नथु हलवाई ने करना है? यहां मिलेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, पीडीएम की बात करते हैं। पीडीएम के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो शरीक नहीं हुए, तो बहुत से लोग बहुत से सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से ज़रा हट गई है या बैकआउट कर गई है। लेकिन इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ शरीक हुए। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, उससे पहले पीपल्स पार्टी के हमरा रहनुमा चौधरी मंजूर से ये सवाल पूछा गया कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी जो है उनका जो सफर है उसमें क्या मामला चल रहा है। तो क्या जवाब था चौधरी मंजूर का, देखते हैं। वॉच दिस। लेकिन जहां तक ये है कि हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जा रहे हैं। पहले कहा था कि जलसे करेंगे, फिर रैलियां करेंगे, जुलूस करेंगे, फिर उसके बाद शटर डाउन, पहिया जाम, ये नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद अगर इस्तीफों की जरूरत पड़ी तो वो भी देंगे। और इस पे हम बिल्कुल खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। वो आखिरी ऑप्शन है। ये अलबत्ता दुरुस्त था कि हुकूमत और मीडिया का प्रेशर आ गया कि ये आखिरी ऑप्शन आप पहले इस्तेमाल करें, तो वो कैसे हम इस्तेमाल करते। ये मीडिया का प्रेशर था जिसकी वजह से इस्तीफों पे बात हो रही थी और सिंध असेंबली की कुर्बानी की बात हो रही थी। नहीं, प्रेशर तो वो तो हम आप आज भी तैयार हैं, उसमें कौन सी गलत बात है। अगर जरूरत पड़ी जिस तरह से लिखा हुआ है तो वो, लेकिन उससे पहले हम सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो शायद किसी की जरूरत ही ना पड़े, नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत ना पड़े। अच्छा। ये इलेक्शन कमीशन वाला फैसला आ जाए, उसके बाद क्या जरूरत रह जाएगी। या इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाए या 31 जनवरी से पहले इमरान खान साहब अपना इस्तीफा जो है वो टीसीएस करवा दे आप लोगों को। नहीं, मेरा ख्याल है वो उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी, सारा कुछ टीसीएस हो जाएगा, फिर क्या जरूरत रह जाएगी। वो तो ओपन एंड शट केस। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब, जब तहरीकों में फेज आप कहते हैं कि मुख्तलिफ आते हैं और आप अपने तौर तरीके चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करते हैं, तो इसीलिए तब्दील करते हैं ना कि जो हिकमत अमली आप पे चल रहे होते हैं उसमें कामयाबी नहीं नजर आ रही होती, इसलिए आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। तो आपको लगता था कि ये इस्तीफे देना इस वक्त मायने खेज नहीं होगा इतना, और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया। ये भी होता है कि आप अपने पहले फेज पे कामयाबी हासिल करते हैं और उसके बाद स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इस मर्तबा क्या वजह हुई? क्योंकि असेंबली से इस्तीफे की जो बात थी उसको अब आप तब्दील करके ले आए हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत को हटाएंगे। नहीं, पहले गेयर से दूसरा गेयर भी लग जाता है और कभी कभार तीसरा गेयर भी लगा दिया जाता है। ये तो हालातों वाकयात पे होता है, और कभी दोबारा तीसरे से दूसरे में भी आना पड़ता है जब गाड़ी की रफ्तार स्लो हो जाए। पीडीएम सिर्फ एक सियासी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि मुझे यूं लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने नौजवान सियासी लीडरों के फ्यूचर का, मुस्तकबिल का फैसला करना है। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो इस तहरीक में कुछ और हासिल कर सके या ना कर सके, मगर मुझे यूं लगता है कि उनकी साख का और उनके फ्यूचर का फैसला इसी तहरीक से हो रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी उस वक्त तक लीडर नहीं बनी थी जब तक वो ज़िया-उल हक से नहीं टकराई थी। उन्होंने भी एक तहरीक चलाई थी और उसके बाद वो इक़्तिदार में आई थी। तो इस वक्त मरीम नवाज कमोबेश उसी पोजीशन में है, वो कम अज कम एक तहरीक का हिस्सा है और अपनी पोजीशन पर स्टैंड लिए हुए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो का मसला कुछ अलग है और लगता यूं है कि वो अपने वालिद की सियासी बसात के मोरे बने हुए हैं। धूप छाव है, कभी गर्म कभी नरम। तो उसी वजह से हुकूमत ये दावे करती फिरती है कि पीपल पार्टी पीडीएम के साथ नहीं और पीडीएम अपनी सियासी मौत मर चुकी है। अब ये दावा पीपल पार्टी की सियासी हिकमत अमली की वजह से किया जा रहा है। तो लगता यूं है कि पीपल पार्टी चाहती है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, इस्तीफे भी ना देना पड़े और सेनेट का इलेक्शन भी हो जाए और खास अब घर चले जाए। पीपल पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में मैदान भी खाली ना छोड़े, 2-4 सीटें और जीत ले और खास अब घर चले जाए। तो अब अल्लाह जाने ये हिकमत अमली है या फिर सिर्फ
तवक्कुल है कि हुकूमत गिर जाएगी, किसी भी कुर्बानी के बगैर सब कुछ हो जाएगा और खान साहब बड़े आराम से हंसी खुशी इस्तीफा देंगे और घर चले जाएंगे। तो लगता यूं है कि पीपल पार्टी इस वक्त दो कश्तियों में सवार है, यानी दो कश्तियों में पाव रखा हुआ है। जो कश्ती डूबने लगेगी उसमें से पाव निकाल के दूसरी कश्ती में दोनों पाव रख लिए जाएंगे। तो ये दो अमली सियासत बिलावल भुट्टो की सियासत में साख बना पाएगी या नहीं, मुझे इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नजर आता है और डाउट भी है। आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम लीग नून की सियासत में भी बात करते हैं। पीपल पार्टी की सियासत में तो हमने बात कर ली, तजिया दे रहे हबीब अकरम, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स कहां स्टैंड कर रही है। असल धचका था जिसने पीडीएम की चूल्हे एक दफा हिलाई, अब फिर मौलाना फजल रहमान ने जोड़ जाड़ कर लिए, कोई ठोक बजा के उन्हें ठीक कर लिया है। वो भी आपको बाद में बताऊंगा कि मौलाना फजल रहमान को, खुद मरियम नवाज को और बिलावल को, सबसे पीडीएम का जो सबसे बड़ा धचका था वो था जलसा जो लाहौर में हुआ, मीनार पाकिस्तान। उसमें ये तासुर गया पीडीएम की क़यादत को और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि नंबर 1, हम मरियम नवाज को जितनी बड़ी स्ट्रेंथ और कुव्वत समझ रहे हैं शायद ये उतनी बड़ी कुव्वत नहीं है। ठीक। नंबर 2, पार्टी के ऊपर इनकी गिरफ्त नहीं है, गोया मरियम नवाज तनहा जो बात करेंगी उसको पार्टी की क़यादत से इंडोर्स करवाना पड़ेगा। ठीक। तीसरा कि जो पार्टी की क़यादत है दरअसल वो दो हिस्सों में मुनकसिम है, एक है पॉपुलर जो है नवाज शरीफ और मरियम, और एक है तंजीमी कुव्वत जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के पास है। तो इन दोनों मामलात में यानी खुद पीएमएलएन के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी या इख्तलाफ इतना नीचे चला गया है कि अभी रिसेंटली एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल है, कसूर गए, कसूर का एक खानदान है, अब मैं क्या, चलिए नाम भी बता देता हूँ, मलिक अहमद खान साहब, मलिक अहमद खान साहब जो उनके तर्जुमान भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, गवर्नमेंट पंजाब, मलिक अहमद खान साहब का जो खानदान है दरअसल वो हमजा शहबाज से और शहबाज शरीफ से लिंक्ड है। ठीक। अब एहसन इकबाल साहब ने उस खानदान को कसूर जाके भी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी वहां पे गए हैं और उनके यहाँ तशरीफ नहीं लेके गए। अच्छा, तो आप इससे क्या मैसेज दे रहे हैं, इससे आप क्या सामने आ रहा है? तो गोया खुद यानी पीडीएम के अंदर मकासिद में यकसुई मौजूद है, हिकमत अमली में इख्तलाफ मौजूद, अब वो भी नजर आ। सवाल ये कि अगर मुफाहमत की पॉलिसी बहुत कामयाब होती तो फिर नवाज शरीफ जारहाना हिकमत अमली क्यों इख्तियार करते? जब तक शहबाज शरीफ मुफाहमाना पॉलिसी पर चल रहे थे, पिछले 2-2.5 साल से हमने देखा कि शहबाज शरीफ बड़े दबे पांव चल रहे थे, नवाज शरीफ कैद में थे और बाकी सारी क्यादत भी कभी अंदर जा रही थी कभी बाहर आ रही थी। शहबाज शरीफ भी पहले अंदर गए फिर बाहर आए, तो 2-2.5 साल का वक्त थोड़ा नहीं होता। नवाज शरीफ तो उस वक्त जेल में थे, सजा काट रहे थे, मरियम नवाज भी अंदर थी। नवाज शरीफ अगर बीमार ना होते और उन्हें बाहर जाने की इजाजत ना दी जाती तो अब भी जेल में होते और नून लीग मुफाहमाना पॉलिसी पर चलकर मार खाती रहती। शहबाज शरीफ को अपने जौहर दिखाने के लिए 2-2.5 साल का वक्त मिला। यह दुरुस्त है कि वो मुफाहमाना पॉलिसी के कायल हैं, उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन 2-2.5 साल में उनकी दाल नहीं गली। उसके बरक्स अगर आप देखें हुआ क्या, उसके बरक्स लगा यूं कि पूरी की पूरी अपोजिशन दीवार से लग गई। जब मुस्लिम लीग नून दीवार से लग गई तो पीपल पार्टी तो बिल्कुल ही दीवार से लगी महसूस हुई, बाकी जमातें तो गई। तो सबसे ज्यादा तकलीफ पीपल पार्टी को हो रही थी, तो पीपल पार्टी ने थोड़ा शोर मचाया, मौलाना फजल रहमान को आगे लगाया, जिन्होंने नवाज शरीफ को कायल किया कि ये जो मुफाहमती हिकमत अमली से हमली है इसका फायदा हुकूमत को हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। जिसके बाद अपोजिशन ने पीडीएम बना ली। अब पोजिशन देख ले, अब अपोजिशन हुकूमत को बराबर की टक्कर दे रही है, बल्कि खास साहब की हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आती है और यूं लगता है कि अब गए कि तब गए। तो इन हालात में जब अपोजिशन सियासी मैदान में वापस आ चुकी है, अगर अब कोई सोच रहा है कि दोबारा मुफाहमाना सियासत की जाए, तो इसका मतलब मेरे नजदीक सिवाय मुस्लिम लीग नून की रहलत के अलावा कुछ नहीं होगा, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा। तो जोड़ तोड़ करने की बजाय मैदान में रहेंगे, मैदान में मुकाबला करेंगे तो लोगों की नजरों में सुर्खरू भी होंगे। वरना जो हाल पीपल पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में मुफाहमाना सियासत करके अपना कराया है, पंजाब से तो बिल्कुल ही वॉश हो गई और केपी के बाकी जगहों से भी वॉश हो गई, सिर्फ सिंध तक रह गई। तो जो हाल पीपल पार्टी का हुआ है, अगर मुफाहमाना सियासत नून लीग ने भी अपनाए रखी तो इसका हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा।
यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। थिंक टैंक में गुफ्तगू कर रहे हैं अयाज अमीर, पॉलिटिशियन है, तजिया निगार है और कभी कभी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद भी करते हैं। वैसे तो बड़े हुकूमत के डाई हार्ट फैन भी हैं। तो देखते हैं कि इस बार उनका मौजूद सुखन क्या है। अयाज अमीर छपी है वो हमारे एक दोस्त ने, वो जो पेमेंट है ब्रॉडशीट के हवाले से कि भाई ये किसी ने पूछा नहीं कि वो $30 मिलियन हैं जी, चाहे नैब अकाउंट के हैं, चाहे वो वहां पे पड़े क्यों थे, कैसे वहां गए, हाँ जी, इतनी रकम क्यों उस अकाउंट में। दूसरी बात ये कि सफारत खानों का अकाउंट उन्हें एक सॉवरेन हैसियत हासिल होती है। जैसे सफारत खाने का इलाका जो है उसे एक सॉवरेन वो है, उसमें आपकी वो दूसरे जो है कोई उसमें कोई मुल्क की पुलिस नहीं आ सकती। गेट पे वहां पे बंद होता है। आपका अकाउंट है, उस पे कैसे कब्जा कर लिया, पहले ट्रांसफर कैसे हुए, पैसे कब हुए, किसने कहा, हमें कोई पता नहीं। अब देखिए मैं इसलिए ये सारा कुछ कर रहा हूं कि ये मसाइल जहाज का, फलाने का, ब्रॉडशीट का, इधर हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे ये बयानात हैं जिनका इन दोनों चीजों का कोई आपस में तल्लुक ही नहीं है, जोड़ ही नहीं है। आपने कहा जी कि इमरान खान ज्यादा पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। भाई उनके एतमाद से हमारा क्या लेना देना, या वो जो जहाज जो है वो पकड़ने से बच गया, या वो ब्रॉडशीट ने जो जिस पैसे पे लंदन हाई कोर्ट के इंजंक्शन या ऑर्डर की वजह से हाथ लगाया वो कोई प्रोसेस रुक गया, या लाहौर के मसाइल जो गंदगी के हवाले से हैं। मतलब कौन से ये यहाँ पे अफरा तफरी ने, नालायकी की इंतहा है ये। और ये तो एक गवर्नमेंट है जिसे आपने एतमाद का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, उसकी कारकर्दगी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वजीर आजम का कॉन्फिडेंस देखें तो यूं लगता है कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मुआशी खुशहाली में हम नंबर 1 हैं और अमेरिका से हम कमोबेश आगे निकल चुके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी फलाई रियासत हम बन चुके हैं और रावी चैन ही चैन लिखता है और ऐसी रियासत है हम जहां कोई शायद कुत्ता भी भूखा नहीं सोता। तो खास साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है जो क्रिकेट की वजह से उनमें आई है कि नाकामियों के बावजूद वो शर्मिंदा नहीं होते। एक मैच हारा तो शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है, अगले मैच का इंतजार करेंगे। तो खास साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हुकूमत नाकाम है या गवर्नेंस फेल है, वो गलत बयानी करते हैं या लोग उनको यूटर्न का बादशाह बुलाते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस देखकर तो यूं लगता है कि हाँ साहब का जाना कुछ नहीं और बाकियों का रहना कुछ नहीं। अभी नालायक है तो क्या हुआ, हुकूमत में तो है, काबिलियत नहीं है तो क्या हुआ, वो जब काला चश्मा लगाते हैं तो हैंडसम तो लगते हैं। ना बच्चे पालने का गम है, ना कौम को संभालने की फिक्र है। वो कहते हैं ना फिक्र ना फाका ऐश कर काका, वो वाला हाल है। तो दुनिया भर में हमारी जगह सही हो रही है, कोई बात नहीं, बेइज्जती हो रही है तो मसला ही कोई नहीं। अब जिसका जो चीज है, हमारा जहाज कब्जे में ले ले, एक जहाज छोड़े कई जहाज है हमारे, 10 जहाज और खड़े हैं, उनका भी अभी हमने पैसे देने हैं। तो जहां जहां जाएंगे जिस मुल्क का जी चाहेगा वो अपने जहाज खड़ा कर लेगा और जिसका जी चाहेगा हम पर केस कर देगा, क्योंकि हमने केस को जीतना नहीं। रिकॉर्डिंग से लेके ब्रॉडशीट तक देख ले, कोई ऐसा केस जो पाकिस्तान ने जीता हो, लेकिन दावे ऐसे ऐसे करते हैं कि अगर शेख चिल्ली भी जिंदा होते तो दिन में 100 बार उनकी डेथ हुआ करती। तो खान साहब के पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, और जो कमी है वो हम में से कोई पूरी नहीं कर सकता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, अली जैदी, आमर लियाकत और खालिद मकबूल सदीकी समेत 154 अरकान असम्बली की रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारे जमा न कराने पर तकरीबन 154 अरकान असम्बली की रुकनीयत को मुअत्तल कर दिया है। 3 सेनेटर जिनमें नून लीग के मुसद्दिक मलिक, कामरान माइकल और शमीम आफरीदी शामिल है, उनकी भी रुकनीयत मुअत्तल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 48, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 26 और बलूचिस्तान असम्बली के 6 अरकान की रुकनीयत मुअत्तल की गई है, जिनमें
पीटीआई के जो सूबाई सदर है सरदार यार मोहम्मद रिंद और अख्तर लांगू, वो भी इसमें शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सेनेट, कौमी असम्बली और कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर को आगाह करते हुए कहा है कि जितने अरकान को मुअत्तल किया गया है, ये मुअत्तल अरकान ईवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते और जब तक ये गोशवारे जमा नहीं कराएंगे इनकी रुकनीयत मुअत्तल रहेगी। तो एक लंबी लिस्ट है जिनमें 154 अरकान असम्बली सेनेटर समेत शामिल है जिनकी रुकनीयत जब तक ये गोशवारे जमा नहीं कराएंगे मुअत्तल रहेगी। वैसे तो पार्लियामेंट ही नहीं चल रही, तो रुकनीयत मुअत्तल हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।